में हम लोग कुछ पार्ट था स्पैनिंग ट्री का बेसिक, उसको कवर करेंगे। और उसके बाद स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए नेटवर्क के अंदर, कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की प्रोटेक्शन के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। उससे पहले अगर प्रीवियस क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कंसेप्ट है जो समझ नहीं आया, तो वो काइंडली आप लोग पहले पूछ लें, ताकि फिर हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करें। इससे पहले की सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? जी अबरार, क्लियर है? टाइम निकाला करें लाजमी, जो प्रीवियस लेक्चर होता है वो सही है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो लेक्चर होता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया और प्रीवियस वाले लेक्चर्स आपके कवर हो गए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। आपको भी मैं जो है ना ये साथ एक्सेस दे दूंगा यूट्यूब चैनल का भी। वहाँ पर मेरे इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स हैं ना, जो आपको स्काइप पे एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस में पुट किए हुए इस कोर्स के। ना भी देखें कोई मसला नहीं है, अगर आप इस कोर्स में थोड़ा जल्दी अगर आपके करना चाहते हैं तो। अदरवाइज ये जो अभी राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके साथ स्विचिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके दोनों पैरेलल में चल रहे होंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक में भी इसको करना चाहते हैं तो आपको इससे इस बैच के इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं हमने एक सीक्वेंस में यूट्यूब में अपलोड अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, वहाँ से भी आपको इसकी एक्सेस मिल सकती है। बल्कि आप इन्हीं अबरार के साथ रब्ता करिएगा, ये आपको बता देंगे। और एट द एंड ऑफ द क्लास इनका वो सिस्को पैकेट ट्रेसर वाला इशू भी आप देखिएगा। ठीक है, वो बस इनको लॉगिन बता दीजिएगा कि गेस्ट लॉगिन के जरिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पता है ना आपको? हाँ, वैसे गेस्ट लॉगिन भी बता दीजिएगा, अगर नहीं पता हो फिर मुझे बताइएगा, मैं देख लूँगा। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कोई बात। कासिम, आप भी ऑनलाइन हो गए हैं? क्यों? जी कासिम। हाँ, क्लास ज्वाइन करके चले गए हो कहीं? उबैद, आप भी काफ़ी टाइम बाद आए हैं। आपका तो एन क्लियर है। एनपी की क्लास में आ रहे हो उबैद आप? लेकिन इसलिए अभी ऑनलाइन आया था तो मैंने कहा क्लास ज्वाइन करते हैं। एनपी की क्लास कैसे ज्वाइन करनी है सर वो? मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर बताऊंगा डिटेल्स उसकी। ओके ठीक है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से बात कर रहे थे, और वो अप्लाई होती है लेयर टू के लिंक्स के ऊपर। लेयर टू के लिंक्स से मुराद दिया है, या लेयर टू की डिवाइसेस से मुराद दिया है कि इथरनेट सेगमेंट्स जहाँ पर होते हैं, स्विचेस जहाँ पर होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक तो सिमुलेशन यूज करनी है, सिमुलेशन टूल जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर है। लेकिन कुछ न्यू लोग दो तीन हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो उनके लिए बताते चले कि हमारा ज़्यादातर काम, चूंकि इंडस्ट्री के अंदर आपको रियल डिवाइसेस को फेस करना पड़ेगा, ना कि आपको सिमुलेशंस पे काम करवाया जाएगा। इस वजह से रियल डिवाइसेस के साथ भी आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इंटरव्यू में जस्ट इन डिवाइसेस के बारे में अगर आपसे पूछेंगे ना, कि आपसे आपसे अगर रियल डिवाइसेस में काम करवाने के हवाले से या आपने किया हुआ है, तो वो इनको एक्सेस करने का तरीका पूछेंगे। ठीक है, एक्सेस करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं तो ट्रबल शूटिंग पूछेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप प्लान पूछेंगे, ये चीज़ें पूछेंगे। बाकी उसके बाद जब कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस में चले गए, सीएलआई मोड में आप चले गए, उसके बाद जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर, जेएनएस 3 या किसी और सिमुलेशन टूल का सीएलआई का मोड है, सेम लाइक दैट आपका फिजिकली आपके सामने एक मैंने स्विच ऑन किया हुआ है सिस्को का 2960 या समथिंग लाइक दैट इसका मॉडल है। ठीक है, अब मैं इसको आज एक्सेस करना सिखाता हूँ। सबसे पहले सिंपल एक ये बॉक्स की तरह का है, मैं इसका एक छोटा मॉडल जो लाइट वेट है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन तो एक होया हुआ है, इसको जस्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं कैमरा भी ओपन कर देता हूँ ताकि जो ऑनलाइन लोग हैं वो भी देख लें इस चीज़ को। यहाँ पे कोई इशू है, लेकिन चले कोई नहीं। अच्छा, ये स्विच है आप लोगों के सामने। ठीक है, सिस्को का ये कोई मॉडल है 3560। ठीक है, कोई भी स्विच हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे फायरवॉल हो, उसको जब आपने एक्सेस करना है ना, तो इसकी एक पोर्ट होती है जिसको बोलते हैं कंसोल पोर्ट। ये 8 पोर्ट स्विच है।
और जो हमने ऑन किया हुआ 24 पोर्ट स्विच है, लेकिन कोई इसमें वो बात नहीं है, ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि लेयर का डिफरेंस है, वो हम लोग जब आप थोड़े मेच्योर हो जाएंगे उस चीज़ को हम डिफरेंशिएट देखेंगे। लेकिन एक्सेस करते वक्त लेयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी लेयर की डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं आप, नेटवर्किंग की लाइक आप राउटर को कर रहे हैं, स्विच को कर रहे हैं, या फिर फायरवॉल को एक्सेस कर रहे हैं, तो उनकी एक्सेस का जो प्रोसीजर है वो सेम होगा, ठीक है। जो 24 पोर्ट स्विच है उसकी बैक साइड पे ये कंसोल पोर्ट है, फ्रंट साइड पे उसकी 24 पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये पोर्ट्स, इनको पोर्ट्स इंटरफेसेस बोलते हैं बेसिकली। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल केबल होती है जिसको बेसिकली कंसोल केबल बोला जाता है। ये मैं कंसोल केबल आपको दिखा दूं। जब भी नेटवर्किंग की डिवाइसेस को आप एक्सेस करेंगे, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, तो आपके पास ये केबल जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी मेथड्स हैं इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने किसी भी डिवाइस को फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जब उसमें कोई और रिमोट एक्सेस या कोई वीपीएन की टनल नहीं बनी हुई जिसके जरिए आप उसको एक्सेस कर सकें, उसके लिए फर्स्ट टाइम आपको ये कंसोल केबल, इसका पता होना चाहिए, इसके जरिए आपने इन डिवाइसेस को एक्सेस करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्या इसकी मुख्तलिफ तरह की होती हैं, लेकिन मेजर जो यूज़ होती हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी यही इनके जो है ना कम्बिनेशन यूज़ होते हैं। एक तरफ से यूएसबी की तरह की होती है, दूसरी तरफ से आपके लैपटॉप के अंदर या फिर जो इथरनेट का कनेक्टर होता है, ठीक है, इथरनेट का इंटरफेस होता है, उसी तरह के लिए इथरनेट का कनेक्टर होता है जिसको RJ45 कहते हैं, ठीक है। RJ45, ये बेसिकली ये इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, दो दो सिरे। जो इसका RJ45 के कनेक्टर वाली साइड होती है वो स्विच की कंसोल पोर्ट में हम लोग लगा देते हैं, लाइक ये स्विच है और इसकी कंसोल पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया। उसके बाद जो दूसरी इसकी होती है, एक सेकेंड, हाँ, जो इसकी यूएसबी वाली साइड होती है वो हम अपने लैपटॉप लगा देते हैं, ठीक है। ये काम हमने कर दिया। अब इसको जो स्विच हमने ऑन किया हुआ है वहां पर लगा देते हैं, सेम लाइक दैट। जब हमने ये काम कर दिया, स्विच को हमने ऑन कैसे करना है, जो आपकी पावर केबल होती है, जैसे कंप्यूटर्स को पावर देते हैं ऐसे ही उसी पावर केबल से ये स्विचेस भी ऑन होते हैं, ठीक है। ये इनकी बेसिकली पावर की केबल होती है। जस्ट इनको ऑन किया, आपने कॉम्बिनेशन देख लिया, कंसोल केबल को हमने यूज कर दिया, इसका ऑर्डर आपको समझ आ गए। एक तरफ यूएसबी वाली साइड है और दूसरी तरफ RJ45 इथरनेट कनेक्टर है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। ना 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 ना, कंसोल जो है, कंसोल का इसकी पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमने पावर केबल के जरिए इसको पावर दी हुई है ना जी, जैसे कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं, बाकी उन डिवाइसेस को ऑन करते हैं, वैसे इसको भी हमने पावर दी हुई है, ठीक है। जब ये काम कर दिया, उसके बाद फिर आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है पुट्टी, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर नोट कर लें अपने पास। ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए हर वक्त जब भी आप प्रैक्टिस करें। ये सॉफ्टवेयर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जी जी, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में तो जस्ट हम क्लिक करते हैं ना किसी भी डिवाइस के ऊपर, तो उसकी CLI की एक्सेस मिल जाती है। जी जी, एग्जैक्टली, रियल इन्वायरमेंट के अंदर हम जब काम करते हैं तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। लाइक अब हम लोग जैसे रिमोट इंजीनियर्स के तौर पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम काम करते हैं, हमारे फील्ड इंजीनियर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो हमें एनीडेस्क के अल्ट्रा व्यूअर या वेबएक्स के ज़रिए डिवाइसेस को कंसोल एक्सेस अपने लैपटॉप्स में करते हैं और फिर इन डिवाइसेस की एक्सेस हमें दे देते हैं और फिर हम उनकी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो वो भी बेसिकली इसी केबल को यूज़ करते हैं। तो जब भी हम लोग कहीं किसी भी डाटा सेंटर के अंदर किसी फील्ड इंजीनियर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उससे इन चीज़ों से रिलेटेड पूछा जाता है कि डिवाइस को तुम एक्सेस कैसे करोगे, एक्सेस नहीं हो रही तो फिर क्या करोगे, iOS का बैकअप कैसे लोगे, क्योंकि ये वो चीज़ें जो उससे उसके एंड पे होती हैं। तो ये सबसे अहम चीज़ होती है, बेसिक नेटवर्किंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। ये लाजमी किसी भी लेवल के इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सपोर्ट होती है ना, बेसिकली लेवल 1 की सपोर्ट होती है, लेवल 2 की सपोर्ट होती है, लेवल 3 की सपोर्ट होती है। उसमें फिर ये वेरी करती है कि जब आपको जस्ट डिवाइसेस को एक्सेस करना आना चाहिए, वो लेवल 1 का बंदा होता है, फिर उनको कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता है और वो लेवल 2 में चला जाता है। जिसको OEM तक डीप नॉलेज होता है डिवाइसेस का,
और उनकी बेसिकली एप्लीकेशन लेवल तक का नॉलेज होता है, वो फिर लेवल 3 का बंदा होता है जो कि चैंपियन होता है उस फील्ड का। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वेरी करता है। अच्छा, अब ये जब आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गई पुट्टी की, तो पुट्टी के जरिए अब ये जो हम लोग कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना अपनी कंसोल केबल के जरिए एक्सेस कर रहे हैं डिवाइसेस को, इसको कंसोल एक्सेस कहते हैं। और ये आउट ऑफ बैंड एक्सेस होती है, और इस एक्सेस को हम लोग सीरियल कनेक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सीरियल पे करते हैं, यहाँ पर देख लें पहले इतला, यहाँ पर हमारे पास सीरियल के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि सीरियल कनेक्टिविटी चाहिए होती है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली सीरियल कनेक्टिविटी बिटवीन योर कंप्यूटर एंड स्विच। के स्विच की CLI को, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर लेके आना है, और फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसकी। जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन शो होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन 1 शो होता है कि ये मौजूद है, लेकिन इसको चेक करने के लिए हम लोग अपने सिस्टम के डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये देखें पोर्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। अब ये नजर आ रहा है USB सीरियल पोर्ट, जो हमने अभी मैंने कहा ना सीरियल कनेक्टिविटी की हुई है, तो ये आपके लैपटॉप में चेंज होगी, मेरे में चेंज होगी, मेरे लैपटॉप की किसी और पोर्ट में ये कनेक्टिविटी चेंज होगी। ये आपके लैपटॉप की सीरियल ये USB पोर्ट और उस स्विच की जो इथरनेट की पोर्ट है, इनके दरमियान में कोई एक सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है, जो कि यहाँ से जाके हम लोग चेक करते हैं, तब हमें इसकी एक्सेस मिलती है। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, COM8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग COM1 को रिमूव करके 8 लिख लेंगे। जब ये लिख लिया, उसके बाद अब इसको ओपन कर लेंगे। नाउ लेट्स सी, अब देखिए हमें इसकी एक्सेस मिल गई। अब उस रियल स्विच की CLI की एक्सेस हमें अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मिल गई बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर नेम पुट्टी। देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर, इफ समवेयर योर पुट्टी डजंट सपोर्ट, यू कैन आल्सो यूज टेराटर्म। ठीक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। अब इसको हम लोग पासवर्ड इनेबल करते हैं। ये अब हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में चले गए। साइज थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, इसको थोड़ा मैं साइज कम कर देता हूँ। हाँ, वो भी देखेंगे, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट फॉर टुडेज क्लास। वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है ना, आप टूल्स के अंदर वो तो जस्ट रीस्टार्ट कर दो तो आप पासवर्ड आपको हो जाएगा। लेकिन पर यहाँ ये वहाँ यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और इधर, लेकिन वहाँ पर भी मैं करवाऊंगा आपको ये टॉपिक। ठीक है, अच्छा, ये अब प्रोसेस साइज इसका हो गया। ये अब हमारे पास स्विच की एक्सेस मिल गई पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब हम लोग बेसिकली ये चीज़ अप्लाई करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आई एम गोइंग समवेयर अवे फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको पता चले कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में और यहाँ पर डिफरेंस क्या है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बेसिक रूम बना रहा हूँ, उसके बाद हम टॉपिक आज का कवर करेंगे कंप्लीट तरीके से। ठीक है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जहन में रख लें, टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये जब हमने इसकी CLI को एक्सेस कर लिया, मैं बता रहा था आपको कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर से मुराद ये होती है कि हमेशा हमने जब भी किसी यूजर को एक्सेस देनी है अपनी डिवाइसेस की, तो उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रिविलेजेस असाइन करनी है उसको। ऐसे नहीं करना हमने ट्रेडिशनल तरीके से कि हमने फुली उस किसी भी यूजर के ऊपर ट्रस्ट कर देना है और उसको तमाम तर नेटवर्क की एक्सेस दे देनी है। ठीक है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, IBM, ठीक है, इसके अलावा निस्ट और इस तरह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल सिक्योरिटी भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी, यानी मास्कुरेडर और मिसफिजर दोनों से नेटवर्क को बचाता है। आउटसाइड इंट्रूडर को बेसिकली मास्कुरेडर बोलते हैं और इनसाइड इंट्रूडर को मिसफिजर बोलते हैं। और इंट्रूडर वो होता है जो आपके नेटवर्क को किसी भी तरह से हार्म करने की कोशिश करता है, नुकसान का बायस बनता है, किसी तरह से अटैक कर सकता है आपके नेटवर्क के ऊपर, चाहे फॉर फाइनेंशियल गेन या किसी डेटा के लिए, या फिर कोई पॉलिटिकल इशू की वजह से किसी भी तरह से आपके नेटवर्क को जब कोई नुकसान का पहुंचाने का बायस बनता है। क्योंकि ये जो फील्ड है ये ना कि जस्ट नेटवर्किंग के साथ हमारी रिलेटेड है, ये साइबर सिक्योरिटी के साथ भी कनेक्टेड है। इट इज़ बेसिकली द गेटवे ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी।
तो इसलिए इन चीज़ों का भी हमें ख्याल होना चाहिए कि नेटवर्क के अंदर ये चीज़ें हमें डीप में पढ़ने का मकसद क्या है कि हमने नेटवर्क को सिक्योर भी साथ बनाना है, ना कि जस्ट हम लोगों ने नेटवर्क को डिप्लॉय करना है, बल्कि उसके साथ सिक्योरिटी भी जो है वो अहम जो है रोल प्ले कर रही है नेटवर्क्स के अंदर। हालांकि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी, वो बहुत डिटेल, हमें उसके लिए टाइम चाहिए फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्विच को जब हमने एक्सेस कर लिया, उसके बाद अब यहाँ पर जो भी हम लोग काम कर रहे थे, जैसे लास्ट क्लास में हम स्पैनिंग ट्री के हवाले से बात करें, तो यहाँ पर भी शो स्पैनिंग ट्री की अगर बात करें, तो अभी चूंकि आगे मजीद कोई और नेटवर्क अटैच नहीं है, सिंगल स्विच को हमने ऑन किया हुआ है, तो इस वजह से कोई स्पैनिंग ट्री एक्टिवेट नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक ब्रिज बन जाएगा, कोई टोपोलॉजी क्रिएट हो जाएगी, नेटवर्क के अंदर मल्टीपल स्विचेस आ जाएंगे, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने देखा था कि ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए भी डिवाइसेस को ऑन करने से। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैं अगर दिखा दूं आपको, शो वी लेंस, जो लोग ओल्ड हैं हमारे पास उनको ये अंदाज़ा है, इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स में है। इसके अलावा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की बात करें, तो ये आईपी के जितनी भी पोर्ट्स हैं, इसकी 24 पोर्ट्स, उनकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और अगर शो और आगे क्वेश्चन मार्क्स लगाएं, तो ये बाकी जो जो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ये बेसिकली जो होता है ना, ये व्यू लेवल होता है। जब हम लोग यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर इस पोजीशन पे होते हैं, सबसे कम लेवल कौन सा होता है, यहाँ से भी एग्जिट कर लें, ये लेवल 0 होता है ना, जहाँ पर कुछ देख सकते हैं ना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले पासवर्ड असाइन करना है। अब पासवर्ड असाइन कर देते हैं। फिर अब जो है ना, अभी भी हम लोग जो है ना लेवल 0 पे हैं, अभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अब जब यहाँ से इनेबल करते हैं, इनेबल करने से हम लोग बेसिकली उस लेवल पे चले जाते हैं, जब हम क्रेडेंशियल्स दे देंगे व्यू लेवल, यहाँ पे कोई भी चीज़ हम नई नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनेबल जब करते हैं, तो ये वो लेवल होता है जहाँ पर हर चीज़ जो की हुई है वो उसको देख सकते हैं जस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर जब कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल प्रेस करते हैं, तो ये वो जगह होती है जिसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। ये बेसिकली वो लेवल होता है जहां पर हर चीज आप जो है ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरफेस को भी, ठीक है बरार, इंडिविजुअल इंटरफेस को भी और बाकी भी तमाम तरह डिटेल्स को जी। जल्दी से पी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। हाँ, ये बेसिकली तमाम तरह चीजें हैं जो कि बेसिक आपको पता होना चाहिए जब हम लोग इन डिवाइसेस को एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। और उसके अब आप देखेंगे कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के स्विच को भी एक्सेस करेंगे, तो यही तमाम तर चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। कॉन्फ़िगरेशंस के तमाम तर स्टेप्स सेम है, लेवल सेम है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सेम है, वो तमाम तर चीज़ें आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ दोबारा से, जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के हवाले से हमने सबसे पहले ये देखा कि नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने सबसे अहम चीज होती है लूप से बचना। जब हमारे पास एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस अटैच हो जाती हैं, स्पेसिफिकली लेयर 2 की डिवाइसेस, तो चांसेस होते हैं वहां पर लूप्स के अक्कर होने के, कि लूप्स जनरेट होने के। तो उससे बचने के लिए फिर नेटवर्क के अंदर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये बेसिकली नेटवर्क के अंदर लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग 3 स्टेप्स। एक तो सबसे पहले रूट्स ब्रिज का इलेक्शन करता है, जिसको रूट स्विच भी कहते हैं, और एक नॉन रूट पोर्ट जो है ना हर एक नॉन रूट स्विच की उसको अप कर देता है, और उसके बाद डेजिग्नेटेड पोर्ट हर एक सेगमेंट के अंदर उसको भी अप कर देता है, जिसको हम डिटेल में देख चुके हैं। अब जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आज के टॉपिक तक जल्दी से आ जाए। फिर हमने देखा था कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है उसकी कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है, 30 to 50 सेकंड्स लेता है वो किसी भी इंटरफेस को अप होने और इलेक्शन और सिलेक्शन के प्रोसेस में। इसलिए अप लिंक्स जो होते हैं वहां पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टाइम कंज्यूम कर रहा है, और उसका बेसिकली नुकसान ये हो रहा है कि जब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पर सेकंड्स के हिसाब से ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, डाटा पास हो रहा होता है, डाटा रिकवरी हो रही होती है, तो वहां पर एक एक सेकंड की जो है ना जो बेसिकली डिले आता है, वो बड़ा नुकसान का बायस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके लिए फिर हमें ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं कर सकते कि पोर्ट फास्ट पे हम उसको कॉन्फ़िगर करें। क्यों?
पोर्ट फास्ट में हमें अपलिंक्स को नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहिए अबरार जी। पोर्ट फास्ट स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा है ना, उस पे हम लोग अपलिंक्स को क्यों नहीं कॉन्फ़िगर करते? जी हमजा, याद है ना चीजें, बोलते नहीं कि हाँ। और मजीद बीपीडीयू गार्ड की तो अभी बात ही नहीं कर रहे ना, उसको हम अभी बीपीडीयू गार्ड का मतलब ये है कि जब हम इनेबल करेंगे तो ब्लॉक होगा। लेकिन अगर बीपीडीयू गार्ड के हमने छेड़ा ही नहीं है, हम उस लेवल की स्पैनिंग ट्री की प्रोटेक्शन कर ही नहीं रहे, उसके बगैर हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को हम लोग अपलिंक्स पे क्यों नहीं इनेबल करते? अच्छा, हाँ, गुड। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पोर्ट फास्ट की बात कर रहा हूँ। पोर्ट फास्ट तो जस्ट एक्सेस लिंक्स के लिए होती है ना, अप लिंक्स के लिए फिर हम लोग उसके लिए अप लिंक फास्ट कर देते हैं या फिर रैपिड स्पैनिंग ट्री कर देते हैं। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं आपके पास इतना एडजस्ट होगा कि दरमियान में इलेक्शन एंड सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, स्विचेस आप इसमें डिसाइड कर सकेंगे कौन सा रूट स्विच बनेगा, कौन सा नॉन रूट स्विच बनेगा। उसके लिए तो उनके आपस में डेटाबेस एक्सचेंज होगा ना, पीपीडीयू। तो जब वो होगा ही नहीं, वो पोर्ट फास्ट तो विद इन नो सेकंड सब पोर्ट्स को ऑफ कर देता है। तो दैट्स वाई वो एकदम से लूप्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और नेटवर्क सारा लूप्स का शिकार हो जाएगा। ठीक है, आपको पता थी चीज, आप इससे नेक्स्ट वो चीज बिल्कुल सही कह रहे हो कि बीपीडीयू गार्ड जो है ना, वो आपके पास डिसेबल हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता वहां पर। तो दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। उसको भी देखेंगे आज हम उस क्लास उस चीज को भी, लेकिन मैं इससे प्रीवियस वाली बात कर रहा था। अच्छा, तो ये रूट स्विच का हमने देख लिया था। उसके इलेक्शन के लिए फिर हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस और दूसरा प्रायोरिटी वैल्यू। और प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट तमाम तर स्विचेस में सेम होती है, 32,768 प्लस एक जो होती है वीलैन की आईडी, तो 32,769 बन जाती है। इसलिए बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस में अगर हम लोग देखें तो इनका इलेक्शन जो है हम लोग प्रायोरिटी की वैल्यू से नहीं कर सकते। फिर रह जाता है हमारे पास मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कभी भी हमारे पास ओवरलैप नहीं कर सकता, सेम नहीं हो सकता। ये ओईएम की तरफ से बिल्ट इन और यूनिक होता है। इस वजह से अभी जो हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट मोड पे रन करते हैं, वहां पे रूट ब्रिज का इलेक्शन मैक एड्रेस की बेस के ऊपर होता है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा ये चीजें वो हैं जो मैं करके दिखा चुका हूँ प्रैक्टिकली, और जिसकी कमांड्स भी करवा चुका हूँ, थ्योरी भी आपको अच्छे तरह से पढ़ा चुका हूँ, जस्ट रिवाइज करवा कर लेके आ रहा हूँ टॉपिक की तरफ। फिर हम लोगों ने देखा कि चाहे मैक एड्रेस जो है वो कम जिस मैक एड्रेस वाला स्विच जो है वो रूट ब्रिज बन भी गया, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं स्टैटिक कमांड देके, स्पैनिंग ट्री वीलैन रूट प्राइमरी करके। उसको हम लोग वो फिर 24,000 समथिंग पे चली जाती है 32,000 से, और उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। उस वजह से वो वाला स्विच जो है वो रूट स्विच बनना शुरू हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से दी थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मल्टीपल जगहों पे हम स्विचेस कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हम लोग पहले वन बाय वन सबके मैक एड्रेसेस लिख के उनके टेबल बना के कंपेयर करके कि ये पहले नंबर पे ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये, ऐसे तो नहीं करते ना। हम लोग डिप्लॉय करके उसके बाद मैनुअली किसी भी स्विच को रूट स्विच बना सकते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस कम हो या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने उसको वेल यूटिलाइज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको रूट स्विच बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रायोरिटी और मैक एड्रेस जो है ना, ये कभी भी कोई इसकी स्पूफिंग भी की जा सकती है। मैक स्पूफिंग करके बस्ट बीपीडीयू कोई भी नेटवर्क में जनरेट करके बन जाता है। इस वजह से रूट स्विच को जस्ट हमने मैक एड्रेस तक नहीं लिमिट रखनी है, ना ही प्रायोरिटी तक लिमिट रखनी है, बल्कि नेटवर्क के अंदर जब हम लोग एग्रीगेशन लेयर से और आगे फिर जब हम लोग डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर हम लोगों ने कुछ ऐसी सिक्योरिटी अप्लाई करनी होती है ताकि नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा स्विच जो कि खुद से बीपीडीयू कम करके या फिर अपने अपनी वैल्यू को चेंज करके बेस्ट बीपीडीयू, जिसको सुपीरियर बीपीडीयू भी कहते हैं, वो जनरेट करके वो बना के नेटवर्क के अंदर लेके आए, तो उसको फौरन से रोक लिया जाए। जो हम चाहते हैं जिस स्विच को रूट स्विच के तौर पर रहे, उसी स्विच को रूट स्विच के तौर पर रखें। क्यों? कि रूट स्विच जो होता है उसके पास पूरे नेटवर्क की कमांड होती है। जो रूट स्विच जो है ना, सबको बीपीडीयू शेयर करता है, सब नेटवर्क के अंदर जो है ना डेटाबेस एक्सचेंज करता है,
और अगर वही रूट स्विच ही अगर अटैकर रूट स्विच के ऊपर आ गया तो फिर तो वो पूरे नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरे नेटवर्क की एक्सेस उसको मिल जाएगी। तो दैट्स वाई जो रूट स्विच होता है या फिर जो बीपीडी होता है उसकी हमें सिक्योरिटी जो है ना उसको भी लाजमी मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये इस वजह से बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने स्विच आईडी प्रायोरिटी और मैक एड्रेस के ऊपर तो हमने इसको इलेक्ट कर लिया, लेकिन ये तो कोई भी इसको चेंज करके आ सकता है, इससे प्रोटेक्शन भी करनी है जो कि आज हम लोग सीखेंगे। अच्छा, बीपीडीयू में हमने देख लिया कि हेलो मैसेज होता है हर 2 सेकंड्स के बाद, जो कनेक्टेड स्विचेस होते हैं वो बीपीडीयू को शेयर करते हैं, रूट स्विच इन सब के साथ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के केस में शेयर करता है, जो कि बीपीडीयू में इनके बेसिकली लिंक्स की इंफॉर्मेशन होती है, ताकि कभी भी कोई टोपोलॉजी चेंज आए, टीसीएन जिसको बोलते हैं, टीसीएन टोपोलॉजी नेटवर्क चेंज, तो उसके केस में फौरन से इस चीज का, फौरन तो नहीं होता स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के केस में, जैसे ही कोई लिंक डाउन होता है तो फिर वो पूरा वो प्रोसेस रिपीट करता है। कौन सा? सिलेक्शन एंड इलेक्शन वाला। ठीक है, वो वाले सारे प्रोसेसेस रिपीट किए जाते हैं और उसके बाद फाइनली फिर रूट स्विच को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, साथ साथ 1 बाय 1 लगाते जाएं बेशक आप लोग अटेंडेंस। तो ये देखें, ये एग्जांपल के तौर पर आपके सामने एक स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग फैली हुई जो फैला हुआ एक दरख्त है। दरख्त के ऐसा तो नहीं होता ना शुरू से सारी जड़ों से निकले आगे इसकी टहनियां और ऊपर जाके वो टहनियां वापस जुड़ जाएं आपस में, ऐसा होता है कभी भी? दरख्त की टहनियां ऐसे बाहर निकली हुई ऊपर जाके जुड़ गई हो आपस में, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता ना, ऑब्वियसली रेयर केस है कोई ऐसा हो जाए, और उसमें फिर वही है उस दरख्त की लूप्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लूप बनना शुरू हो जाएगी। वहां पर लूप से मुराद क्या है कि वो कनेक्टिविटी आपके पास वापस लूप की शक्ल में आ जाती है। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज बताई हुई है। ये बेसिकली इसकी एक रूट है, और बाकी तमाम तरह इसके ब्रिजेस जो हैं वो सारे के सारे इससे फैले हुए हैं, वो कहीं पर भी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है वापस। तो इस वजह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को भी नेटवर्क के अंदर इसी चीज के बेस के ऊपर ये नाम देने का मकसद ये था कि इस वजह से इसको स्पैनिंग ट्री कहा जाता है। रूट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोगों ने पोर्ट फास्ट के हवाले से बात की थी कि एक्सेस लिंक्स को फास्ट कन्वर्जेंस के लिए हम लोग पोर्ट फास्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि जैसे ही हमारे एक्सेस लिंक्स का डिफरेंस पता चल गया ना, एक्सेस लिंक्स और अप लिंक्स में क्या डिफरेंस होता है? जी तलहा बताइए मुझे जरा। एक्सेस लिंक्स या डाउन लिंक्स से होते हैं उनमें, और अप लिंक्स में क्या डिफरेंस होता है? हम्म, उसमें हम आगे स्विचेस टू स्विचेस या स्विचेस टू राउटर्स कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो चूंकि स्विचेस टू स्विचेस, स्विचेस टू राउटर्स, वहां पर लूप्स हमने बचानी है ना, आगे तो एक केबल लग के किसी पीसी के साथ लग गई, पीसी वापस उसकी तो दूसरी पोर्ट ही नहीं है कि जो लग के वापस आके इसके साथ अटैच हो। इस वजह से एक्सेस लिंक्स में लूप्स का खतरा नहीं होता हमें, लूप्स का खतरा होता है हमें अप लिंक्स में। तो ये तमाम तर चीजें हमने वहां पर कवर करनी होती हैं। एक्सेस लिंक्स को हम पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और लाजमी करते हैं, ताकि हमारी कन्वर्जेंस फास्ट हो जाए। हम एग्जांपल के तौर पर इंटरनेट स्विच की मदद से लेना चाहें, जो किसी वाईफाई से स्विच में इंटरनेट आया हुआ है, स्विच से आगे हमने पीसी में लगाना है, तो हमने अगर पोर्ट फास्ट नहीं किया होगा तो वो टाइम लेगा, डिले होगा वहां पर। लेकिन पोर्ट फास्ट किया होगा तो फौरन से कनेक्टिविटी होगी, फौरन पोर्ट अप हो जाएगी। एक इंटरनेट नहीं, जो भी डेटाबेस हम एक्सचेंज कर रहे हो नेटवर्क में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो एक्सेस लिंक्स का बेसिकली ये होता है, और अप लिंक्स का भी ये बेसिकली डिफरेंस होता है। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को हमने देखा कि वो अप लिंक्स में नहीं बल्कि एक्सेस लिंक्स में यूज होता है, लेकिन अप लिंक्स में भी तो हमारे पास बहुत ज्यादा डिलेज आ रहे थे, 30 to 50 सेकेंड्स। तो अगर कोई टोपोलॉजी चेंज आती है, हो जाती है, तो वहां पर भी हमारे पास दोबारा से वो लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग और डिसेबल स्टेट्स में जाना, ये पूरा स्विच इन 5 पैरामीटर्स को फॉलो करता है। फिर जो है ना टोपोलॉजी सारी अप होती है, और कन्वर्जन स्टार्ट होती है, फॉरवर्डिंग स्टार्ट होती है नेटवर्क के अंदर। उस चीज से भी तो हम लोगों ने बचना है ना, तो उसके लिए फिर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो नहीं कर सकते। दूसरा सोल्यूशन क्या था हमारे पास?
रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने देखा था, याद है? रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो कि हमने देखा था अपलिंक्स के दरमियान में हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसकी फास्ट कन्वर्जेंस होती है। ये वो 5 स्टेप्स के बजाय 3 स्टेप्स के अंदर ही आपकी जो है ना, बल्कि 2 स्टेप्स लर्निंग के बाद फौरन फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर देता है। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये भी IEEE का प्रोटोकॉल है, ठीक है, लेकिन ये 802.1W के ऊपर काम करता है। RSTP रैपिड स्पैनिंग ट्री, ये 802.1W ये क्या है? बेसिकली प्रोटोकॉल नंबर्स होते हैं। IEEE का पता है ना, इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंजीनियरिंग की, जो कि पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स जैसे बनाती है ISO, इस तरह से IEEE जो है ना पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च और इस तरह के नए नए प्रोटोकॉल्स बनाने के काम आती है। जो रिसर्चर्स होते हैं या जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग बेसिकली अपने जो नई कंट्रीब्यूशंस करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली IEEE में पब्लिश होती हैं और फिर लोग उसको बेस के तौर पर लेके आगे मजीद उसमें एडवांसमेंट्स करते हैं। ये काम है IEEE का। इस तरह से और भी बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड है वो IEEE है। तो जिसका पेपर, रिसर्च पेपर या कोई साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन IEEE में पब्लिश होता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में इंडस्ट्रीज भी अप्रोच करती हैं। और लेट्स सपोज अगर आप में से कोई MS का है, तो आपका IEEE में पब्लिश होता है पेपर, तो आपको PhD में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। तो ये बेसिकली जो लोग MS या PhD कर रहे होते हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से पता है। लेकिन यूज़ ये हर जगह पे होती है। आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पर IEEE की इन्वॉल्वमेंट है, IEEE के प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। क्यों? कि ये वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं मजीद प्रोटोकॉल्स दिखा भी देता हूँ, पहले वो दिखा देता हूँ, बात यहाँ पर आ गई है। ये देखें, ये कुछ मजीद IEEE के प्रोटोकॉल्स बताए हुए हैं। जो VLANs हमने पढ़ी थी नेटवर्क के अंदर, वर्चुअल लैंड्स, ये IEEE के 802.1 क्यू के ऊपर काम करता है। VLAN के टैग्स की इंफॉर्मेशन को कैरी कर कर हम लोग लेके जाते हैं, जब ट्रंक लिंक के जरिए, ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन के लिए हम लोग जो यूज कर रहे थे, वो भी IEEE का 802.1 क्यू प्रोटोकॉल था। फिर किसी प्रायर ट्रंक लिंक को क्रिएट करके लेके जाना हो तो वो क्यू के बजाय पी हो जाएगा। फिर ट्रेडिशनल STP जो हम लोग अभी देख रहे थे, ट्रेडिशनल STP से क्या मुराद है? जो हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पहले देखा, जो बाय डिफॉल्ट हमारे नेटवर्क के अंदर इनेबल होता है, उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। तो वो 802.1D के ऊपर काम करता है। ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है स्टार्टिंग पे, 802.1D जो हमने स्टार्ट किया था जहां से। ठीक है, और उसके बाद 802.1W जो अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में कोई पूछे क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल IEEE का 802.1D के ऊपर काम करता है, जो कि जिसकी कन्वर्जेंस इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, जो 5 स्टेप्स में आपकी जो है ना टोपोलॉजी को पूरा फॉरवर्डिंग के काबिल बनाता है, जिसमें लिसनिंग लर्निंग में 15 सेकंड्स लगते हैं, और इसके अलावा बाकी 20 सेकंड्स ये कंज्यूम करता है फॉरवर्डिंग और उसके बाद ब्लॉकिंग स्टेट और डिसेबल स्टेट को भी फुलफिल करने में। तो टोटल 30 to 50 सेकंड्स ये कंज्यूम करता है पूरी टोपोलॉजी को अप करने के लिए। ठीक है, जबकि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं होता कि एट दिस स्पॉट फौरन से टोपोलॉजी जैसे ही बनाए तो ये तमाम लिंक्स अप हो जाएं। हमने देख लिया क्यों नहीं होता। ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अब बता सकते हैं आप लोग क्यों इतना फास्ट नहीं होता रैपिड स्पैनिंग ट्री? हम लोग इसको पोर्ट स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट की तरह रैपिड स्पैनिंग ट्री क्यों नहीं होता? इब्तिसाम, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये, और ये चीजें ही हम लोग इंटरव्यू जब लेते हैं लोगों की, इन्हीं चीजों के अंदर ही बंदे की कंसेप्ट हम लोग चेक कर रहे होते हैं बेसिकली यहाँ ये। और हमसे भी जब इंटरव्यूज लिए जाते थे तो हम भी ऐसे इन्हीं चीजों के ऊपर ही हमसे इंटरव्यूज लिए जाते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो CCNA की यूज होती हैं। यही चीजें आपकी सर्टिफिकेशन जब आप लोग करते हैं आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये चीजें, ये टेक्निकलिटी का आपको पता होना चाहिए। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री हम लोग इसलिए नहीं पोर्ट फास्ट के तौर पर इतना ज्यादा इसको फास्ट कर सकते, क्योंकि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं वो बिटवीन अपलिंक्स करते हैं, और अपलिंक्स के दरमियान में इलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस जरूरी है ताकि मैक एड्रेस बेसिकली पूरा BPDU के जरिए एक्सचेंज हो। तब जो लोअर प्रायोरिटी है जिसकी, वो वाला रूट ब्रिज बन सके, और बाकी जो है वो नॉन रूट ब्रिज बन सके। इसका बेनिफिट ये हो कि नेटवर्क के अंदर लूप्स अवॉइड करना। सबसे अहम चीज तो ये, जितना भी हम काम कर रहे हैं इसका असल पर्पस हमने लूप अवॉइडेंस करना है ना। तो लूप अवॉइडेंस के लिए लाजमी है इलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा लिमिट कर दिया ट्रेडिशनल STP में।
वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था। अब टाइम को थोड़ा कम कर दिया हमने, प्रीवियस क्लास की एंडिंग ही हमने यहाँ पर की थी, लेकिन आप लोग भूल गए, चलें कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली काम है इसका, ठीक है। इसके अलावा बाकी 802.1x में आगे यूजर नेम पासवर्ड इसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाती हैं, यूजर नेम पासवर्ड सिक्योरिटी वगैरह उसके लिए यूज होता है। और 802.11 ये वायरलेस डिवाइसेस के अंदर यूज होता है, वायरलेस लैंड्स के अंदर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये बेसिकली इनके डिफरेंसेस हैं। तो ये यहाँ तक आप लोगों का स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसको ट्रेडिशनल एसटीपी भी बोलते हैं, आरएसटीपी और स्पैनिंग ट्री पोर्टफास्ट, यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्क के अंदर कि जो भी रूट ब्रिज होगा, असल में सबसे बड़ी कमांड उसी की होगी। जो रूट स्विच होगा वही सबको बीपीडीयू भेज रहा है, वही सिलेक्शन एंड इलेक्शन प्रोसेस कर रहा है उसके बाद नेक्स्ट केस में। और इससे हम लोगों ने जो है ना इसकी सिक्योरिटी करनी है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की हम लोगों ने सिक्योरिटी करनी है नेटवर्क के अंदर। वो सिक्योरिटी कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने जो एक्सेस लिंक्स होंगे, आपके मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, ठीक है। नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन की लेयर्स होती हैं, याद रखिएगा। आज लोग कम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी लोग थे, लेकिन दरमियान में पता नहीं क्यों ये मिस हो गए। आवाज तो क्लियर है ना आरिफ? जी सर, आ रही है सही। सही है, क्योंकि बाज़ औक़ात वॉइस इशू की वजह से लोग स्किप करते हैं, लेकिन अब तो हमने 5G वाले उसके ऊपर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि सिक्योरिटी के हवाले से ये बेसिकली सबसे पहले एक जो है ना कोर लेयर होती है, इससे इन दोनों स्विचेस से आगे भी एक और स्विच कनेक्ट होता है जिसको कोर स्विच कहा जाता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, और ये वाली सारी की सारी एक्सेस लिंक्स की लेयर होती है। 3 लेयर्स होती हैं आपकी नेटवर्क की टोपोलॉजी के अंदर, जब स्विचेस की आपस में कनेक्टिविटी हुई होती है, अगर प्रॉपर आपने टोपोलॉजी क्रिएट की हुई हो। एक कोर लेयर होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, और फिर होती है आपके पास एक्सेस लिंक्स लेयर। तो जो हमारे पास बेसिकली कोर लेयर होती है वो तो इट्स ओके, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है ना, वहां पर बेसिकली रूट ब्रिजेस बने होते हैं, और वहां पर वो डेटाबेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और वो तमाम तर जो है ना उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो जो रूट जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, जहां पर ये कोर स्विचेस हैं बेसिकली एमएलएस, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इस चीज को वेरीफाई करना है कि कहाँ कहाँ हमारे कौन कौन सी पोर्ट्स के साथ आगे जो बेसिकली कन्वर्जेंस लेयर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वाली डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और कौन कौन सी इंटरफेसेस में एक्सेस लिंक लेयर वाली डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। एक्सेस लिंक लेयर वाली डिवाइसेस आगे एंड डिवाइसेस भी हो सकती हैं, और आगे मजीद पीसीज लगा के हमने एंड डिवाइसेस उनसे कनेक्ट हमने एंड डिवाइसेस ही करनी होती हैं बेसिकली। इस वजह से हम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि दरमियान में, अब देखें ना ये टोपोलॉजी बनी हुई है, इस टोपोलॉजी में ये दो स्विचेस में से तो कोई कोर स्विच बन जाए कोई इशू नहीं है, रूट ब्रिज बन जाए यानी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये स्विच जाके रूट ब्रिज बन जाए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि इसके साथ तो सारे स्विचेस नहीं कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। या फिर ये हमारे नेटवर्क के अंदर ऑब्वियसली किसी ऐसी लोकेशन के अंदर नहीं है कि जिसको यहाँ पर इसको कोर स्विच बनाया जा सके, लेकिन बन तो ये सकता है। कैसे? ये अपने प्रायोरिटी वैल्यू को कम कर सके, एक सुपीरियर बीपीडीयू को जनरेट करके ये अपने आप को कोर स्विच तो बनवा सकता है, मनवा सकता है। क्योंकि जैसे ही इनके लिंक्स में चेंजेस आती हैं कोई भी, तो वो फौरन से जो रूट स्विच होता है उसको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेट्स सपोज इसकी मैक एड्रेस को छोड़ें, जब प्रायोरिटी के अंदर बात आती है तो इसका मैक प्रायोरिटी वैल्यू है 32,769, इसकी प्रायोरिटी वैल्यू 20,000 आ जाती है, 18,000 ये अपनी प्रायोरिटी वैल्यू को कर देता है। और वो बीपीडीयू जब इसको रिसीव होगा, ये ऑब्वियसली अपने आप को नॉन रूट स्विच बना लेगा, और उसको क्या कहेगा, हाँ भाई तुम्हें इजाजत है, तुम रूट स्विच बनो, क्यों? तुम्हारी प्रायोरिटी ज्यादा है नेटवर्क के अंदर। तो इसमें ये तो नहीं होगा नवाज शरीफ की तरह पक्का ही बैठ जाएगा कि नहीं मेरे ही है, मैं किसी को नहीं दूंगा, है ना। ये तो उसको दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड्स हैं, इसके पीछे एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं जिनको इनको फॉलो करना होता है, इसमें जोर जबरदस्ती कुछ नहीं होती। स्टैटिकली तो बनाएंगे, वो तो हमने प्रीवियस क्लास में बना लिया था, वो उसी की तरफ जा रहा हूँ कि उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अब आते हैं बात उसके लिए
उसका एक नुकसान हम लोग ये कि इसके अलावा कोई बने ही ना, तो फिर हमने एक्टिव और बैकअप भी तो बनाना होता है ना, तो उसका ये प्रॉब्लम होता है। उससे बेहतर ये होता है कि हम लोग बेसिकली अपने नेटवर्क के अंदर रूट गार्ड को इनेबल कर दें या बीपीडीयू गार्ड को इनेबल कर दें। ठीक है, उसका बेनिफिट मैं भी आपको बताता हूँ क्या होता है। वो जो आप कह रहे हैं ना, उसके लिए हम लूप गार्ड बना लेते, इनेबल कर लेते हैं, जिससे वो तमाम पोर्ट, किसी पोर्ट से वो बीपीडीयू ना भेजता है ना रिसीव करता है, वो खुद ही फिक्स रह जाता है। दैट इज नॉट सूटेबल फॉर द नेटवर्क्स, वो यहाँ पर मेंशन भी है। ठीक है, अभी हमने ज्यादा बात करनी है रूट गार्ड या बीपीडीयू गार्ड, यहाँ तक हम अपने नेटवर्क को रख सकते हैं। अभी ये बात इशू समझ आ गया, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अगर ना समझ आइए तो आगे सोल्यूशन बताने का मकसद नहीं है। किसी को प्रॉब्लम ना समझ आई हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो मुझे बताए, मैं उसको पहले रिपीट करूं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूं। तो ये जैसे हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और इसके साथ कुछ एक्सेस लिंक लेयर के साथ आगे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो जो जितनी भी इसकी एक्सेस लिंक की पोर्ट्स होंगी, इंटरफेसेस होंगे, उन इंटरफेसेस में से कहीं पर भी किसी एक्सेस लिंक के साथ भी कोई अगर स्विच आता है, ये याद रखिएगा, जो एक्सेस लिंक्स होते हैं ना, मैंने बताया था वहां पर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। एंड डिवाइसेस में कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के जरिए भी आप बीपीडीयू भेज सकते हो। एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स में हम लोग उन कंप्यूटर्स के अंदर सिमुलेशन करके उन कंप्यूटर्स को बिहेव करवाना शुरू कर देते हैं लाइक अ स्विच, और वो फिर बेस्ट बीपीडीयू बनाकर भेज देता है, और वो कंप्यूटर ही बेसिकली आपके रूट स्विच के तौर पर काम करना स्टार्ट कर देता है, और उसी कंप्यूटर वो पूरे नेटवर्क को हैंडल करना शुरू कर देता है। ये अटैक्स होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल थ्रेट्स और इंटरनल अटैक्स। जो कि लेट्स सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 3-3 4-4 किलोमीटर तक आगे आता है, आगे गेट्स हैं, उन किसी गेट में जाके आईपी कैमरा लगाया हुआ है स्विच से, वहां पर हमने वीलैंस वगैरह या इस तरह से सिक्योरिटी नहीं अप्लाई की गई कि कैमराज के लिए ये वीलैन होनी चाहिए, या नेटवर्क्स के अंदर सेगमेंटेशन नहीं क्रिएट की हुई, तो उसके लिए ऑब्वियसली पूरा नेटवर्क अगर आपस में मर्ज बना हुआ इंटरकनेक्टेड है, तो उस लिंक, उस स्पेसिफिक पीसी पोर्ट जो है, कैमरा कहीं पर भी कनेक्टेड है, खराब हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई भी आगे इथरनेट केबल अपने कंप्यूटर में लगा सकता है अटैकर जो है। उसके बाद वो आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके बेस्ट बीपीडीयू, ज़ाहिर है जो ये काम करेगा उसको बेस्ट बीपीडीयू भी जनरेट करना आता होगा, मुख्तलिफ अप्रोचेस करेगा, बेस्ट बीपीडीयू बनाएगा, रूट स्विच बन जाएगा। जब रूट स्विच बन जाएगा, वहां पे बैठ के पूरे नेटवर्क को हैंडल कर सकेगा, और फिर आपके पूरे नेटवर्क के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो इस वजह से बताने का मकसद ये है कि एक्सेस लिंक्स के जरिए भी बीपीडीयू गार्ड्स आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि जो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की आपस में कनेक्टिविटी हुई हुई है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो आगे एक्सेस लिंक लेयर की जो जो इंटरफेसेस हैं, वहां वहां हम लोगों ने रूट गार्ड को इनेबल कर देना है। रूट गार्ड क्या करता है, अभी ये देखते हैं। हाँ, रूट गार्ड बेसिकली ये करता है कि जब भी आपके नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं और उसकी जो भी एक्सेस लिंक होती है, वो उसको, और जो सेंट्रल ब्रिज आपका स्विच होता है, उसकी कनेक्टिविटी तो इट्स ओके, लेकिन बाकी जिन जिन पोर्ट्स के ऊपर जैसे ही हम रूट गार्ड इनेबल करते हैं, तो उस लिंक से जैसे ही आपके पास बीपीडीयू आता है, तो वो उस पोर्ट को क्या कर देता है, अल्टरनेटिव या ब्लॉकिंग पोर्ट की तरफ लेके चला जाता है। डिसेबल तो नहीं करता, लेकिन ब्लॉकिंग पोर्ट की तरफ लेके चला जाता है, और फिर वहां से आपकी कनेक्टिविटी नहीं स्टार्ट होती, और वहां से वो बेसिकली वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाती है वो वाली स्पेसिफिक पोर्ट, और वो उस वक्त तक बेसिकली वापस कंसिस्टेंट नहीं होती जब तक वहां से बीपीडीयूज आना बंद नहीं होते। तो ये बेसिकली रूट गार्ड का ये काम होता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स होती है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा मुख्तसर रखते हैं। असल में हम लोगों ने ज्यादा कोशिश करनी है कि हमने बीपीडीयू गार्ड को इनेबल करना अपने नेटवर्क के अंदर, दैट इज मच सिक्योर। ठीक है, अब बीपीडीयू गार्ड क्या करेगा? असल जो है ना, हम लोगों ने बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, बीपीडीयू क्या होता है, हर 2 सेकंड्स के बाद जो हेलो मैसेज आ रहा होता है, और उस हेलो मैसेज में क्या होता है, इनके मैक एड्रेसेस, प्रायोरिटी वैल्यूज और इन चीजों की डिटेल्स होती हैं। अब हम लोगों ने इन डिटेल्स को डिटेल में चेक करना है, और कोई भी स्विच, किसी भी बीपीडीयू में कम स्विच, कम प्रायोरिटी की रिक्वेस्ट आ सकती है, और उस लिंक के जरिए उसको रूट स्विच बनाया जा सकता है। इस वजह से हम लोग ये काम कर देते हैं कि अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी एक्सेस लिंक्स होती हैं, उन सब के अंदर बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर देते हैं। फिर जब तक कोई एक्सेस लिंक वाली डिवाइस पीसी आईपी वगैरह मांगना, इट्स ओके,
लेकिन जैसे ही कोई बीपीडीयू भेजने वाली डिवाइस आती है, बीपीडीयू की रिक्वेस्ट आती है, तो उस पोर्ट को ही फौरन डाउन कर देता है, और उस वक्त तक वो पोर्ट ऑफ नहीं करता जब तक एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको दोबारा से ऑफ ना किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिवली से मेरा सिस्टम एडमिन आएगा, स्विच को एक्सेस करेगा, फिर उस पोर्ट को ऑफ करेगा। लेकिन उससे पहले उसने साथ नेटवर्क के अंदर कोई कंट्रोलर्स भी तो अटैच किए होंगे। आजकल सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग भी आई हुई है और यूज हो रही है नेटवर्क्स के अंदर। फिर वो पहले हिस्ट्री में जाके चेक करेगा कि क्या इश्यू जनरेट हुआ, क्यों ये पोर्ट डाउन हुई। उससे वो जो अटैकर होगा वो आइडेंटिफाइड हो पाएगा। अगर तो वो कोई अपना ही बंदा है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि किसी पीसी पे बैठ के ये काम कर रहा है, फिर तो वो बिल्कुल ट्रेस हो जाएगा। और अगर इवन कोई और भी बंदा है, जैसे भी है, बहरहाल आप नेटवर्क के अंदर इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। एक ये काम भी कर सकते हैं जो कि बीपीडीयू के जरिए, और दूसरा हम इंडिविजुअल पोर्ट्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। स्विच के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी, लैन सिक्योरिटी को भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। बीपीडीयू गार्ड की आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। ये एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, ये हमारा एमएलएस मल्टीलेयर स्विच है जो कि कोर स्विच भी के तौर पर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर काम कर रहा है। ये भी पूरी कनेक्टिविटी हुई है, सारा कुछ ओके, इनकी सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ दरमियान में एक किसी पोर्ट में बंदा आता है, आके कनेक्ट होता है, रैंडम बंदा किसी एक कौन सी लेयर, एक्सेस लिंक लेयर की डिवाइस के साथ आके एक बंदा कनेक्ट होता है, और ये बेसिकली बेस्ट बीपीडीयू भेजता है, और ये पूरे नेटवर्क को, देखें रेड लाइन से मरा दिया, पूरे नेटवर्क को कैप्चर कर देता है। इस चीज से हम लोगों ने बचना है। इस वजह से इसको बेसिकली कहते हैं हम लोग बीपीडीयू गार्ड इनेबल करना। गार्ड का मतलब क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा लेंगे कि वो जैसे ही उसके एक पैरामीटर्स होंगे कि इन पैरामीटर से हट के कोई रिक्वेस्ट आएगी, उस रास्ते को सिक्योरिटी गार्ड बंद कर देगा, ठीक है। जैसे अटैकर विल जनरेट बेस्ट पीपीडीयू एंड विल ट्राई टू बिकम रूट स्विच, उसके हतर इम्कान कोशिश होगी कि वो रूट स्विच बने ताकि वो नेटवर्क के ऊपर अटैक कर सके। उससे हमने क्या करना है, बचाना है अपने नेटवर्क को। तो उसके लिए हम लोग फिर बीपीडीयू गार्ड को एक्सेस लिंक्स या एज पोर्ट्स के ऊपर इनेबल करेंगे, ताकि हमारे पास जो भी पोर्ट्स हैं उनकी एक्सेस बंद हो जाए बीपीडीयू के लिए, या फिर कोई भी स्विच उसके साथ बीपीडीयू को ट्रांसफर ना कर सके। तो ये क्या करता है बीपीडीयू गार्ड, इट स्टॉप्स, ये रोक लेता है बीपीडीयूज को जनरेट करना और बीपीडीयूज का आना नेटवर्क के अंदर। तो और जैसे ही कोई बीपीडीयू आएगा तो वो पोर्ट को डाउन कर लेगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यही तमाम तर हम टोपोलॉजी जैसी भी हो। जी समझ समझ आई ये बातें आपको। जी सर, क्लियर है। स्टार्ट में मैंने बस एक क्वेश्चन किया था। जब आप वो पुटी सॉफ्टवेयर का बता रहे थे तो और कनेक्टिविटी बता रहे थे, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अब ये हम स्विच की बात कर रहे हैं, ये जी स्विच सिस्को का भी हो सकता है, जूनिपर का भी हो सकता है, हुआवे का भी हो सकता है। तो उन तमाम केसेस के अंदर यही सॉफ्टवेयर हमारे लिए इस्तेमाल होगा या उन सब के अलग अलग वेंडर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं? नहीं, ये कंसोल एक्सेस और ये वाला सॉफ्टवेयर जो स्टैंडर्ड है, ये ओपन स्टैंडर्ड है, ये आप किसी भी डिवाइस के ओपन लिए यूज कर स्टैंडर्ड। सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी कंसोल पोर्ट ही नहीं होती, जैसे हम फोर्टीनेट के, सॉरी, फोर्टीनेट में तो सेम यही होता है, पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है, कंसोल होती है। लेकिन माइक्रोटिक के अंदर बाज औक़ात जो है ना, कुछ मॉडल्स उसके ऐसे हैं जिसमें कंसोल पोर्ट नहीं होती। उसके लिए फिर वो उसका एक और सॉफ्टवेयर होता है, विन बॉक्स। विन बॉक्स के जरिए उसको एक्सेस करते हैं, और फिर उसके बाद उसको जो है ना वहाँ पर बाद में जाके कंसोल एक्सेस हमें मिलती है, जो कि उसकी टर्मिनल के केस में सीएलआई उसकी एक्सेस करने का थोड़ा सा डिफरेंट वे है। लेकिन मैक्सिमम डिवाइसेस के अंदर कंसोल एक्सेस ही ली जाती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, ये अब देखिए, हम एक टोपोलॉजी जल्दी से जनरेट करते हैं। बाकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करने जा रहे, वो चीज़ें रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। किसी को उनका नहीं पता तो आप दोबारा से लेक्चर सुन सकते हैं, चूंकि सब अब स्काइप ग्रुप में आप ऐड हैं। इनकी जस्ट हम कनेक्टिविटी करते हैं।
मैं रैंडम कोई भी पोर्ट्स ले रहा हूँ, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर देते हैं, वैसे ये टाइम लेता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। जब भी आप इसका यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड से मुराद ये है कि वो लिसनिंग लर्निंग वाले स्टेप्स फॉलो तो होते हैं, लेकिन सिमुलेशन में हम हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको फास्टली ये काम करता है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शन और सिलेक्शन नहीं होगी, वो प्रोसेस तमाम होता है, लेकिन हम इसको फास्ट कर देते हैं क्योंकि सिमुलेशन है ना, कंट्रोल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, लेकिन रियल स्विच में ये काम नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अभी टाइम बचाने के लिए मैंने बस इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि 1 मिनट आपको सारा, चूंकि कंसेप्ट पता है तो इतना 1 मिनट वेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये टोपोलॉजी बन गई। यहाँ पर ये जो है ना रूट स्विच था, ठीक है, ऐसा ही है। क्यों पता, कैसे पता चला? इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं दोनों अपनी, और इसकी तमाम नॉन रूट पोर्ट्स भी जो है वो क्या है, अप हैं। पहली चीज। बाकी इसको अगर हम लोग मैक एड्रेस देखेंगे तो ऑब्वियसली इसी का मैक एड्रेस सबसे कम होगा, जो हम लोग इलेक्शन करके देख चुके हैं इनका। अब हम लोग चाहते हैं कि इस नेटवर्क में जो सब के ऊपर हम लोग ये अप्लाई करते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि किसी भी नेटवर्क के साथ अटैच होकर किसी भी पोर्ट के जरिए वो बीपीडीयू भेज सकता है रूट स्विच को। इस वजह से रूट स्विच के साथ ही एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं, किसी के साथ भी आप ले सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। कुछ पीसीज हम लोग ले लेते हैं और एक मजीद स्विच ले लेते हैं। तो आमतौर पर पीसी के अंदर बिल्ट इन क्वालिटी और एबिलिटी नहीं होती कि वो बीपीडीयू भेजे। स्विच का काम एक्सेस लिंक है, आईपी मांगना और डाटा एक्सचेंज करना, दैट्स इट। बीपीडीयू बेसिकली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की डिवाइसेस भेजती हैं, लाइक स्विचेस, ठीक है, वो भेजती हैं। इस वजह से इसके अंदर अगर वो हमने कॉन्फ़िगर करना है तो वो एक पूरा टूल्स यूज डाउनलोड करेंगे, पूरा एक सिमुलेशन, और जो अटैकर ये काम कर सकता है या फिर मैक स्पूफिंग कर सकता है। आमतौर पर ये पीसी है, एक्सेस लिंक की डिवाइस है। अब जो हम लोग बीपीडीयू वाली डिवाइस के लिए हमें लाजमी अपने नेटवर्क के अंदर एक स्विच भी ऐड करना पड़ेगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हम एक ऐसी सिमुलेशन करने जा रहे हैं कि हम अपने स्विच की पोर्ट्स के अंदर सिक्योरिटी इनेबल करेंगे। सिक्योरिटी ऐसी इनेबल करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो जो पोर्ट्स आगे यहाँ से जहां भी जा रही हैं, उन पोर्ट के साथ जब तक कोई एक्सेस लिंक वाली डिवाइस जो बीपीडीयू ना भेज रही हो वो कनेक्ट हो, तो कनेक्टिविटी हो जाए, डेटा बेस एक्सचेंज होता रहे। लेकिन जैसे ही कोई बीपीडीयू सेंड करने वाली डिवाइस कनेक्ट होगी, चूंकि वो जैसे ही कनेक्ट होगी सबसे पहला काम ही बीपीडीयू भेजेगी। क्यों? हर 2 सेकंड्स के बाद ये बीपीडीयू जाता है, फास्टेस्ट इसकी स्पीड होती है। तो जैसे ही वो बीपीडीयू भेजेगी, ये उसको ब्लॉक कर देगा बीपीडीयू को। जब बीपीडीयू ब्लॉक हो जाएगा तो बीपीडीयू की रिक्वेस्ट इसको रिसीव नहीं होगी, और जब रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, और ये खुद ही अपने आप को रूट स्विच ही रखेगा। और हमारा पर्पस भी यही था कि हमने रूट स्विच को जो है ना बना लिया है, और उसकी सिक्योरिटी उसको परफॉर्म करनी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि कोई और रूट स्विच ना बन सके। कॉन्सेप्ट समझ आ गई? अब करते हैं जरा कैसे। सिंपल सा काम है। अभी कौन कौन से इंटरफेसेस हम यूज कर चुके हैं देखते हैं। एक है फास्ट इथरनेट 0/3 और फास्ट इथरनेट 0/10। हम चाहते हैं कि पहली 10 पोर्ट्स जो है ना किसी भी आगे स्विचेस के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, जिनको हमने नेटवर्क के अंदर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर रखना है। लेकिन आगे 10 से लेकर 24 तक कोई भी जो पोर्ट है, उन पोर्ट्स को हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें उनको एक्सेस लिंक में रखें और उसमें बीपीडीयू गार्ड को इनेबल कर दें। एक पोर्ट पे भी रख सकते हैं, रेंज ऑफ पोर्ट्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। पहले एक पोर्ट में मैं रख के दिखाता हूँ। जैसे हम लोग चाहते हैं इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, हम एक इंटरफेस की बात करें, लेट्स सपोज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/12। 12वें नंबर वाली जो पोर्ट है, उसमें हमें खतरा है, वो दूर नेटवर्क से कहीं जाकर लगी हुई है। हमें खतरा है वहां से जो है ना बीपीडीयू आ सकता है और हमारा नेटवर्क जो है ना वो हार्म हो सकता है, इसके ऊपर अटैक परफॉर्म हो सकता है। इसलिए उस पोर्ट को इनेबल करेंगे और यहाँ पर कर लेंगे स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पर? स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड को इनेबल कर देंगे हम लोग। और फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कौन सी 12वें नंबर की पोर्ट थी, इस 12वें नंबर की पोर्ट के साथ हम लोग लेट्स सपोज कोई पीसी को कनेक्ट करते हैं, सॉरी, फास्ट इथरनेट 0/12। इस पोर्ट के साथ हम जैसे ही कोई पीसी को कनेक्ट करेंगे, इट्स ओके, ये पीसी आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया। इसको फास्ट फॉरवर्ड करें, और यहाँ पर आगे आपके नेटवर्क के साथ ये कम्युनिकेट भी करेगा। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग एक और पीसी ऐड करें,
उसको भी कनेक्ट करें आपके नेटवर्क के साथ, किसी भी एक रैंडम पोर्ट के साथ। इन दोनों पीसीज को कोई आईपी एड्रेस अगर हम लोग असाइन कर लें, लाइक 192.168.10.1, और इसको असाइन कर देते हैं आईपी एड्रेस 192.168.10.2, 10, 30, 44, कोई भी आईपी एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके नेटवर्क में अटैच हो गया और नेटवर्क में प्रॉपर कनेक्टिविटी करेगा। हम लोग इसको पिंग टेस्ट करके देखते हैं। 192.168.10.1, वो 44 पे भी हम लोग मौजूद हैं। उससे 1 को पिंग किया तो कम्युनिकेशन हो रही है, यानी हमारे नेटवर्क स्मूथ चल रहा है। लेकिन अब दरमियान में फौरन से कोई एक अटैकर आया, ये कम्युनिकेशन हो रही है, यानी डेटा एक्सचेंज हो रहा है, आईपी कैमरा है तो कैमरा चल रहा है, उसने यहाँ से पोर्ट उतारी, अब अपने पास लगाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो अपने किसी इंटरफेस में लगाएगा, अब ये लिसनिंग लर्निंग कर रहा है, ये इसको बीपीडीओ भेजेगा और ये उसको डाउन कर देगा। देखें फौरन से उसने रेड साइन शो कर दिया, डिसेबल कर दिया, एरर डिसेबल स्टेट में लेके चला गया उस इंटरफेस को अबरार। ठीक है, अब यहाँ से कोई ऑब्वियसली जब ये डेड हो गई, यानी कोई कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। और जब ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका ये मतलब है कि इसमें कोई ऑब्वियसली बीपीडीओ एक्सचेंज नहीं होगा। जब एक्सचेंज नहीं होगा तो इसका ये मतलब होगा कि आपका ये अब हमने नेटवर्क को सिक्योर कर दिया, अब कोई अटैकर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सेस लिंक पे जब आएगा तो बीपीडीओ नहीं भेज पाएगा, और जब बीपीडीओ नहीं भेज पाएगा तो उसका ये मतलब है कि वो रूट स्विच नहीं बन पाएगा। तो रूट स्विच की सिक्योरिटी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। फिर इसका नुकसान देखें ना, इन केस अगर वो बंदा नेटवर्क के अंदर, हमने ये भी रखना है बंदों को अलार्म अलार्म रखना होता है, जगाना होता है कि आप होशियारी भी उनको रखना होता है कि होशियार रहें, आप कभी भी जो है ना पकड़े जा सकते हैं। इसका नुकसान अब क्या हुआ, कोई अगर रैंडम बंदा मुझ जैसा जिसको नेटवर्क का इतना नॉलेज नहीं होगा, वो ऐसे उतार के स्विच में या कोई ऐसा बीपीडीओ जनरेट करने वाला सॉफ्टवेयर लगा के रूट बनने की कोशिश करेगा, तो फिर क्या होगा उसके साथ, वो बाद में भी उसको ये मसला हल नहीं होगा। ये जल्दी से कहेगा ये काम तो नहीं हो सका, मैं दोबारा अपने पीसी में लगा देता हूँ, अब भी देखें डाउन है, अब उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगी, ये पोर्ट एरर डिसेबल्ड स्टेट में चली गई है। ये उस वक्त तक बेसिकली उसको एक्सेस नहीं मिलेगी जब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करेगा, कहेगा मुझे अब इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मैं नेटवर्क से जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। और ये फिर चेक करेगा डेटाबेस के अंदर के इसने क्या इशू क्रिएट किया, क्या इसने जो है ना बेसिकली वायलेट किया नेटवर्क की पॉलिसीज को, जिसकी वजह से इसको ब्लॉक किया गया है। फिर वो चेक करने के बाद ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कुछ भी हो गया नेटवर्क के अंदर, अगर फायरवॉल अटैच है तो उसका अकाउंट्स वहां पर भी स्टोर हो रहे होंगे जो भी एग्जीक्यूशंस कर रहा है। ठीक है, फिर फाइनली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा से जाके नेटवर्क के अंदर उस पोर्ट को एक्सेस करके उसको दोबारा से अप करेगा फास्ट इथरनेट 0/12। पहले उसको शट डाउन दोबारा करते हैं, फिर नो शट डाउन करते हैं। ये याद रखिएगा, आपसे होगा नहीं अबरार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपने पहले शट डाउन करना है फिर नो शट डाउन करना है। अगर खाली नो शट डाउन करेंगे तो फिर ये पोर्ट अप नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग करेंगे फंस जाएंगे, इसलिए इस बात को लाजमी जहन में रखिएगा। नो शट डाउन, अब ये कनेक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको सिस्टम की एक्सेस चाहिए, ये तो किसी के पास नहीं होती रूट्स की और सिस्टम की, स्वाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के, और वो ट्रस्ट वर्दी बंदा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है स्पैनिंग ट्री लूप गार्ड, भी हम इन इंटरफेसेस में इनेबल कर सकते हैं। उस केस में इंटरफेसेस डाउन तो नहीं होते, लेकिन वो इंटरफेसेस ना ही बीपीडीओ सेंड करते हैं ना ही बीपीडीओ रिसीव करते हैं। फिर जो ओरिजिनल जो आपके लिंक्स होते हैं वहां पर भी एरर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से लूप गार्ड को हम इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, यहाँ पर मेंशन भी है। ठीक है, बीपीडीओ फिल्टर भी होता है। ठीक है, फिल्टर से तो मुराद ये है कि आप जो है ना स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर फिल्टर लगा लेंगे, यहाँ से सिर्फ ना रिसीव हो। और फिर इसके बाद आखिर में आता है लूप गार्ड, या फिर हाँ बस लूप गार्ड की बात करें, या लूप गार्ड इज समथिंग डिफरेंट। लूप गार्ड तो लूप से अवॉइड करवाता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली वो बीपीडीओ फिल्टर की बात कर रहा हूँ। ये बीपीडीओ को स्टॉप कर देते हैं बोथ साइड्स, सेंडिंग साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे भी। तो इस वजह से ये नॉट रिकमेंडेड है। इससे आपका बिल्कुल नेटवर्क के अंदर बीपीडीओ ही जनरेट होना, डेटाबेस एक्सचेंज होना बंद हो जाता है और नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
तो दैट्स वाई हम लोगों ने BPDU गार्ड को लाजमी इनेबल करना होता है नेटवर्क के अंदर, ताकि कोई एक्सेस लिंक के जरिए बेस्ट BPDU भेज के रूट स्विच ना बन जाए और नेटवर्क को हार्म ना कर सके। क्लियर हो गया स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का डिटेल में कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पहले क्विज लूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ, और फिर हम लोग उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बहुत डिटेल में पूछा जाता है। और ये जो लूप गार्ड, BPDU गार्ड और ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये CCNP लेवल के टॉपिक्स हैं, लेकिन हम NA में भी डिटेल में इसको देख रहे हैं, और इसकी मजीद और जो है ना डेप्थ जो है वो NP में ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इस वजह से स्विचिंग वाले टॉपिक्स हमारी कोशिश होती है कि हम NA में ही कवर कर लें, ताकि NP में प्योर राउटिंग करें हम लोग, फायरवॉल्स, VPNs, MPLS, उन टॉपिक्स को कवर करें, जैसे सर उमर ने आपको बताया भी होगा, कुछ लोगों ने आप में से क्लास ली होगी उमर साहब की, तो अभी रमज़ान में वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम दोनों मिलके जो है ना NP की क्लास को भी करेंगे। तो और तब तक आप लोग थोड़े से मज़ीद मैच्योर हो जाएं, ताकि आपको जो है ना टॉपिक्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएं यहाँ के NA के। जितना NA आपका अच्छा होगा बेस, आप NP करेंगे या EE की लैब कंडक्ट कर रहे होंगे, तो आपको उतने ज़्यादा स्मूथ होगा चीज़ें। NA सबसे ज़्यादा आपने अपना स्ट्रांग करना है। इट इज़ बेसिकली गेटवे ऑफ योर प्योर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी एज वेल। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आप अपना लैपटॉप ऑन करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।